नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ और जो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उसका हम डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखा था। आज हम उससे आगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है उनके बीच में। ठीक है, तो आई होप कि आप मैं जितना करा रहा हूँ उसके बेस्ट पे आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे मैं आशा करता हूँ कि आप अपने टाइम का पूरा यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो महामारी है, ये जो पेंडेमिक है, ये सभी के लिए है। इसमें वो सारे वर्ग के लोग परेशान हैं, वो चाहे हायर क्लास के लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हों, या गरीब तो फिर गरीब ही है। ठीक, वो तो उनको तो परेशानी हमेशा रहता है और इस पेंडेमिक तो और बहुत ज़्यादा परेशान है। सो आप इस टाइम में, जैसे आप 9-10th के स्टूडेंट हो, तो आप इतने तो बच्चे हो नहीं कि आप ये सब चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको भी पता है कि पूरा दुनिया इस टाइम पे कोरोना के कारण तबाह में है। ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये 2020 हम दिसंबर देख पाएंगे या ना देख पाएंगे। तो ये बहुत सारे कारण हैं, लोग डरे हुए हैं। सारे साइंटिस्ट लोग इसके रिसर्च में लगे हैं कि हम इसका वैक्सीन कैसे बनाएं। सो जब तक ये नहीं बनता है इसका वैक्सीन, तब तक हमें खुद से इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया? सो आप खुद जिम्मेदार हो कि आप कितना इसके लिए आप केयर कर रहे हो अपने आप को। हाँ, यदि ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना है, वो तो फिर मजबूरी में निकलेंगे। ठीक है, उनको तो फिर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको मजबूरी नहीं है, वो जितना से जितना घर पे रहें। ठीक है, खास करके बच्चों के लिए मैसेज है कि आपको तो इस टाइम पे कोई अभी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, आपको तो बस गार्जियन को सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करोगे आप? आपके पास अभी स्कूलें बंद हैं, लेकिन फिर भी स्कूल के फीस भरना होगा गार्जियन को। तो बहुत सारे गार्जियन के पास प्रेशर है, उसको आप भी उसमें सहयोग करें ताकि उनका थोड़ा प्रेशर कम हो। और आप कैसे सहयोग करेंगे? आपके पास अभी जितने भी, जैसे कुछ लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं या ऑनलाइन फी कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो अपने कोर्स को बेच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, सो वो नहीं खरीद पाए किसी कारणवश, इस टाइम लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो आप इस तरह से उनको सहयोग करें कि आपको जहाँ भी फ्री वीडियो मिले, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ या और भी अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप कहीं से पढ़ें। मेरा मकसद है कि आप कहीं से पढ़ें, पढ़ना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो समझाएंगे वही आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या कोई दूसरा टीचर समझाएगा वही समझ में आएगा। आपको जहाँ से अच्छा लगता है बस वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। आपको ही नहीं कि कोई टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया फिर दूसरा टीचर, क्योंकि क्या है, टीचर बार बार चेंज करने से फिर वो एक रिदम चेंज हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। ओके, सो आप इसको कोशिश करें कि हम गार्जियन को सहयोग करें। आप जितने भी लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं, कोई एक टीचर को फॉलो कर लें जिनने कंप्लीट मैथ पढ़ाया है, जैसे मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी और जिनको जहाँ से अच्छा लगे वो करें। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग खुद उसे शेयर करें। ठीक है, सो आप इस तरह से गार्जियन को एक प्रेशराइज कम कर सकते हैं, क्योंकि गार्जियन कुछ गार्जियन के पास तो ऐसी स्थिति है कि मतलब खास करके जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास ऐसी इतनी कमी आ गई है कि वो फ़ोन के रिचार्ज तक नहीं करा पा रहे होंगे। तो आप फ़ोन के रिचार्ज नहीं करा पाने, आप उनकी मजबूरी समझिए। आप क्या कीजिए कि फ़ोन का जो डाटा होता है उसको आप सदुपयोग कीजिए। आप जो गेमिंग खेलने में या गाना सुनने में, यूट्यूब पे जाके कुछ कॉमेडी देखने में, ये सब में डाटा मत बर्बाद कीजिए। जितना डाटा है कम से कम डाटा को आप यूज कराइए, गार्जियन का जितना कम से कम पैसे खर्च कराइए इस टाइम पे। तो इस तरह से भी आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने गार्जियन को सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस टाइम पे कुछ नहीं करना है। देखो, पूरी दुनिया अंधकार से भी भरा हुआ है, लेकिन ये अंधकार हमेशा तो नहीं रहने वाला। अटल जी कहे थे कि अंधकार हटेगा और कमल खिलेगा। सो यहाँ पे अंधकार हटेगा और उजाला जरूर आएगा एक न एक दिन। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा, और तब तक हमें वो दीपक जलाना है। कौन सा दीपक? ज्ञान का दीपक। और तो दीपक हम जला नहीं सकते। तो हम इस तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम गार्जियन को भी एक उनके पैसे प्रेशर हटा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपको नहीं पता चलता होगा,
लेकिन आप सोच सकते हो, क्योंकि आप अब इतने बच्चे नहीं हो, 9th-10th के बच्चे हो, तो आपको ये सोच सकते हैं कि उनके पास कितना प्रेशर होगा। तो आप नेट का यदि इशू है, क्या फ़ोन का इशू है, तो आप नेट को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बर्बाद करें। आपको जो वीडियो अच्छा लगे उसको देख के एक बार डाउनलोड कर लें, ताकि बार बार आपको देखने का नेट का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, गार्जियन को हर बात के लिए परेशान ना करें, खर्च कम करें। सो ये सब हमारा मैसेज था एक बच्चों के लिए। सो आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे। एक एज ए स्टूडेंट आप गार्जियन को इस तरह से सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप 60,000 का कोर्स या 30,000 का कोर्स लेकर ही आप सीख सको। ज़रूरी होता है कि आपका दृढ़ निश्चय कितना है, आप उसके प्रति कितना सजगता दिखा रहे हो। ठीक है, और ये मेरा कथन नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप कितना दृढ़ निश्चय, ये नेपोलियन का कहना है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। किसी भी अचीवमेंट का, उपलब्धियों को पाने के लिए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपकी चाहत, कि आपके अंदर इच्छा कितना है, आपके अंदर चाहत कितना है किसी चीज़ को पाने का। यदि आपके अंदर इतना इच्छा होगा कि मैं इस मैथ को खुद पढ़ लूँगा, तो आपके अंदर दिमाग, सबके अंदर ही दिमाग इतना रहता है कि आप खुद कर सकते हो। बस प्रॉब्लम कहाँ का अटकता है कि आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप किताब लेते हो, एंजाइटी फील करते हो, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार छोड़ दिया, फिर दोबारा उठाते ही नहीं। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी चलो, एक टीचर होता है, गाइडलाइन के लिए होता है, टीचर एक गाइड ही करता है। ये बात फिक्स है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद आपके बदले में एग्जाम दे दूंगा, या मैं ऐसा आपको प्रॉमिस कर दूं कि मेरा पढ़ लोगे तो आपको 99 मार्क्स आ जाएगा, 90 मार्क्स। ये सारी बात एग्जाम में रखे रह जाएंगे। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज काम आएगा। सो इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपकी चाहत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आप चाहत कितनी रखते हो। यदि आपको पता, आप यदि चाहत रखोगे कि हम गार्जियन को कम से कम परेशान करेंगे इस लॉकडाउन में, आप उनका सहयोग करेंगे, तो आपके पास तरीके हैं सहयोग करने के। आप गार्जियन को बोल सकते हो कि मैं यहाँ से पढ़ाई ले सकता हूँ, आप इसमें पैसा मत बर्बाद कीजिए, मैं इतना ही नेट में कर लूँगा, मैं नहीं देखूँगा इस टाइम पे। अरे कॉमेडी गाने सब तो पड़े रहेंगे, ये टाइम थोड़े ना एग्जाम। आपको क्या लग रहा है कि ये एग्ज़ाम, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम, वो होगा? नहीं होगा, वो आएगा भी और पता भी नहीं चलेगा कब आ जाएगा और फिर निकल भी जाएगा। सो इसलिए आपको पहले से वेल प्रिपेयर हो रहना है। सो आज यदि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो वेल डन, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो अभी सीरियस नहीं बच्चे हुए हैं, वो प्लीज़ सीरियस हो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप फिर बाद में आपके पास प्रेशराइज फील करोगे, फिर उसमें गार्जियन भी परेशान होते हैं। सो आप इस तरह से सहयोग कर सकते हैं। आई होप मैंने आपका 10 मिनट ले लिया, बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी लगा, मैंने दिया। अब आप इसे अपने रियल लाइफ में इसको उतारेंगे। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया था, और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताया था। और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे x² + 2x + 3, ठीक है, इस तरह से है, तो इसके कितने रूट थे, या जीरोज बोल दो, रूट बोलो या जीरोज बोलो। मैं अभी बताऊंगा कि रूट और जीरोज दोनों सेम ही होते हैं। जीरोज का मतलब ये होता है, मैंने कल समझा दिया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जिस पे इसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, सो इसकी डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, 1 का मतलब लीनियर, और 3 का मतलब क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे चलता है। तो डिग्री 2 का मतलब इसका सॉल्यूशन कितना था, हमने देखा था कि इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 ही हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में? तो मैं उसी पे एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल कल नहीं बताया था, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो मैं आपको पहले एक लीनियर का बताता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ y = 5 मान लेता हूँ, y = 5 मान ले, ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 5 है तो 5 × x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। x की पावर, वेरिएबल की पावर, डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया, इसका पावर 0 हो गया, लेकिन लिख तो सकते हैं इसको। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप इसकी x की
एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो इसमें, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी इसमें पुट करो, आपको वाई क्या मिलने वाला है, 5 रहने वाला है। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो, आपको ये 1 ही देगा, और 1 देगा तो इसका मतलब 5, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू 5 यहाँ पे होगा। तो ये लाइन ऐसे जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है आपका, इधर x होता है इधर y होता है, आप जानते हैं। तो x का वैल्यू तो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन y आप सब y क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, क्योंकि y तो हमेशा कांस्टेंट है इसमें। x चेंज हो रहा है लेकिन y तो 5.5 ही है इस पॉइंट पे कहीं भी। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये सब बनेगा। तो इसमें क्या कोई एक्स, मैंने क्या बोला था, जीरोज का मतलब कि एक्स को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, तो एक बार भी नहीं कट कर रही है, तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, इसके कोई ऐसा जीरोज वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसपे कि इसकी वैल्यू जीरो कर दे। समझ में आया? इसी तरह से मैं एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x + 4, ठीक है, ये है। अब देखो इसका आप ग्राफ बनाना, मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है, x है और ये y है। तो -2 पे 14 आ रहा है, ठीक है, -1 पे 8 आ रहा है, 0 पे 4 आ रहा है, और 1 पे 2 आ रहा है, और 2 पे 2 आएगा, और 3 पे 4, और 4 पे 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट आप भी कर ले, इसमें वैल्यू पुट करके, कुछ है नहीं, आप वैल्यू पुट करना, इसको इसी को तो बोलते हैं ना, हमने बताया था इसको फंक्शन ऑफ एक्स इसे पढ़ते हैं, और उसी को फिर वाई बोलते हैं। और ये मैंने बताया था क्यों वाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब फिर वाई का ही तो वैल्यू मिलेगा ना इस पे, एक ग्राफ पे। सो अब ये पॉइंट हमने इसके वैल्यू पुट करके देख लिया, अब एक्स का वैल्यू इतना दिया तो वाई ये मिलेगा, वाई इस तरह से हमने। अब इसकी यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह से मिलेगा। देखो इस तरह से, जब आप कोई जीरो ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट x 0 है, तो y कितना आपको मिला है 4, तो डेट मीन्स ये पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से यदि x -1 लिए हो तो ये y क्या मिला है आपका 8 मिला, इधर होगा कहीं ऊपर होगा 8 यहाँ, ऐसे, ठीक है। फिर हमने x1 लिया है तो y कितना मिला है 2 मिला है, तो 2 यहाँ होगा कहीं पे। सो फिर उसके बाद 2, यदि 2 लिए हैं तो फिर 2 मिला है, ये y 2 मिला है। सो 3 ले रहे हैं तो ये x के y कितना है, x यदि 3 ले रहे हैं तो y कितना है 4 है। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट को जब मिलाओगे तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलने वाला है, इस तरह से ग्राफ मिलने वाला है। तो आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या x को टच कर रहा है, और x को टच नहीं करेगा तो इसका मतलब y 0 है ही नहीं। इसके कहीं भी पॉइंट लो, उस पर y मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। और y का और जीरोज हमें फाइंड आउट करने के लिए y को तो 0 होना जरूरी है, और जिस वैल्यू पे 0 होगा x की, वही वैल्यू क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं देयर इज नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की वो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसपे y 0 हो जाए। समझ में आया? सो इस तरह से हम ये क्लियर करना चाहते थे ये बात, कि आप इसको रियलाइज करें कि यदि पावर 2 है तो इसका मतलब इस पर मैक्सिमम इसका रूट कितने, जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो या जीरोज बोलो, बात बराबर है, ठीक है। सो 2 हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, 2 तो 2 ऐसा कोई जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि 2 होना जरूरी है। हाँ, 1 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, बस ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। सो देखो अब हम चलते हैं आज का अपना जो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है, उसके हम चर्चा करते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन, टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोज आर ई एस आता है, ई आता है, जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो ये हमारा रिलेशन देखना है। तो आप जैसा कि आप देखो पहले ही आप जान चुके हो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है, यही लिखते हैं हम लीनियर को, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल, और ये क्या है, ये पी एक्स है, और ये पी एक्स का मतलब यही वाई है, यही तो वाई है। तो यदि हम इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड, मैं मान लूँ कि x की कोई वैल्यू रखा तो पी एक्स का वैल्यू हमें 2 मिला, तो 2 मिला तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ax + b, ऐसे ही मिलेगा। सो यदि हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये y ये नेसेसरी है कि ये 0 हो, पहले ये 0 हो। तो इसका मतलब इसको 0 करने के लिए y 0 होगा, और y 0 होगा तभी तो ये यहाँ से ax + b, फिर यहाँ से हम x = क्या लिखेंगे, माइनस, इधर लिखेंगे -b/a,
माइनस बी अपॉन ए। तो आप यहाँ क्या देखें कि आपको जो रिलेशंस क्या मिला इसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कि भैया आप यदि एक्स जो आप जीरोज निकालो, यही है जीरोज, ये इस लिनियर के लिए क्या होगा, जीरोज। ठीक है, तो इस जीरोज का रिलेशन क्या निकला कि आप तो एक तो पहले जो आपने कांस्टेंट है आपका, ये बी कांस्टेंट है, और इसको डिवाइड कर दो एक्स के वेरिएबल से, एक्स के वेरिएबल से, यही निकलता है, यही कहलाता है जीरोज। ठीक है, यही कहलाता है जीरोज। अब जैसे मैं आपको बोलूँ ऐसे कि भैया बताओ 3x प्लस 1, हमने ले लिया पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। अब पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, इक्वल टू बाई इधर लिख देता हूँ। सो यहाँ से 3x प्लस 1 है, इसका मतलब इसके हमें वैल्यू जीरो निकालना है, तो इसका मतलब y जीरो होना चाहिए। और y जीरो होने का मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 1। और 3x प्लस 1 का मतलब यहाँ से हम क्या, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। समझ में आया? तो हम इसको कैसे, इसके साथ कैसे इक्वेट कर सकते हैं, इसके साथ हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं कि देखो माइनस तो माइनस आएगा ही, समझ में आया, माइनस का माइनस आ गया, लेकिन ये 1 कहाँ है, ये 1 आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट वाला टर्म से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कांस्टेंट। समझ में आया, कांस्टेंट। और ये किसका, ये 3 क्या दिख रहा है आपको, ये 3 दिख रहा है आपको, ये 3 किसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे आपने तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जीरो जो है, यदि मैं एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो इसको पूरा कंप्लीट जीरो कर देगा। देखो इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो तो देखो माइनस का 1/3, तो 3 से 3 आपको कैंसिल हो जाएगा, और -1 और माइनस प्लस 1 जीरो हो जाएगा। तो डेट मीन्स यही तो है हमारा क्या, जीरोज। और जीरोज में रिलेशन क्या मिल रहा है हमारा, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या मिल रहा है कि जीरोज को यदि कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल कर दो तो वो कांस्टेंट मिल जाता है। समझ में आया? या उस कांस्टेंट में कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो आपको जीरोज मिल जाता है। तो इस तरह के रिलेशंस होते हैं। अब हम इसी प्रकार से आपको एक उसका क्वाड्रेटिक का लेके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक में कैसे होगा। तो क्वाड्रेटिक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्वाड्रेटिक का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, जैसे पी एक्स इक्वल टू, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो अब देखो आपको इसको ब्रेक करना आता है ना, नहीं आता तो मैं आगे वैसे तो मैक्सिमम बच्चे को आता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर भी अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्योंकि रिवीजन कराऊंगा। इनका क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीपल करते हैं और इनको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इसका ऐड करके इतना आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आगे। इसको x+5 और x+2 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप एक बात बताओ कि कोई संख्या, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और इसकी प्रोडक्ट 0 है, ये प्रोडक्ट 0 है बीच में, ये प्रोडक्ट है इसका। तो मैं यहाँ से एक बात आपको पूछूं कि a इंटू बी कोई नंबर है, a और b 2 नंबर है, और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये यही तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो b a को 0 होना होगा, या तो b को 0 होना होगा, या दोनों 0 हो। या तो a 0 होगा तभी तो वैल्यू 0 आ सकता है ना, इन दोनों में से किसी एक का तो वैल्यू 0 होगा तभी तो 0 आ सकता है, अदरवाइज तो 0 नहीं आएगा। डेट मीन्स फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डेट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज a एंड b मस्ट बी 0। ठीक है, या दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट यदि 0 है तो डेट मीन्स ये दोनों क्या रहे होंगे, 0 0 रहे होंगे। ठीक है, और 0 रहे होंगे तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x+5 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, x को इक्वल टू -5 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू -2। समझ में आया? सो आपको यहाँ से क्या मिला कि x इक्वल टू -2 और -5। अब मैं बोलूँ कि बताओ, और यही तो क्या कहलाएगा, यही x कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही तो कहलाएगा ना जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेट मीन्स हम यहाँ से ये यदि मैं बोलूँ कि बताओ सम ऑफ दी, वहाँ तो क्या एक रूट था, एक जीरोज था, क्योंकि इसका लीनियर था तो इसका पॉसिबल वैल्यू कितना था, 1 ही था, तो इस वजह से यहाँ पे तो हम सम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही है। लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 मिल गया, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रूट का सम करना पड़ेगा। अब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट को, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें रूट को ऐसे लिखते हैं, अल्फा बीटा इस तरह से गामा से लिखा जाता है, और ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्योंकि ग्रीक ज़्यादातर तुमको जो नोटेशन मिलेगा ना सिंबल, वो ग्रीक का मिलेगा। ठीक है, तो ग्रीक में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स का वहाँ पे
उद्गम हुआ था, इस वजह से ग्रीक सिंबल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा ये रूट्स को दर्शाते हैं, ठीक है, लिखते हैं रूट्स को। जैसे आपको ये एरो, ये भी एक सिंबल है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, IMPLIES इम्प्लाइज, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, समझ में। तो ये सब ग्रीक टर्म्स हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। सो देखो, अब मैं यहाँ से यदि आपको पूछूं कि बताओ यहाँ पे एक रूट ये से मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो आप इसको मान लिया अल्फा और इसको बीटा मान लिया, तो मैं पूछूं अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, -5 प्लस -5 -2 कितना होगा, 7, -7 आपको दिख रहा है, आई थिंक ये ओके, -7। अब आप इसे कंपेयर कराओ, आप इसको कंपेयर करो, तो आप क्या देख रहे हो कि माइनस तो ऊपर है ही, और ये 7 किसका कोफिशिएंट है, 7 कहाँ गया, ये आपको 7 दिख रहा है यहाँ पे, 7 किसका है, x का कोफिशिएंट है, 7 किसका है, x का कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोफिशिएंट, मैं यहाँ से शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोफिशिएंट समझ आना ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय, आई थिंक आप आज ये कैमरे में प्रॉब्लम कर रहा है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और कोफिशिएंट ए 1 किसका कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं ना, 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया आपको, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि यहाँ भी आपको क्या दिखा है, यहाँ भी आपको कोफिशिएंट एंड जीरोज में आपको क्या रिलेशन दिखे कि जो जब सम करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है, ठीक है, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, समझ में आया। तो डेट मीन्स हम यहाँ से जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, मैंने कल पिछले क्लास में बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू, ये तो इक्वेशन हो गया। यदि आपको सिर्फ ये ऐसा लिखना है तो ये px ऐसा लिख सकते हो, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि x का कोफिशिएंट कौन होता है, b, x का कोफिशिएंट कौन होता है, b, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि माइनस का b अपॉन, और a का कोफिशिएंट कौन होता है, a, तो यहाँ से भी वही आने वाला है, यहाँ से भी आपको यही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं पूछूं, बताइए रूट इसके मल्टीपल का क्या वैल्यू होगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इससे कितना आ जाएगा, इसको अल्फा इंटू 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा ना, 5 इंटू 2 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 10 आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 10 कहाँ दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है, 10 ये दिख रहा है, ये 10 था ना अपना यहाँ पे इक्वेशंस में, तो ये 10 है हमारा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो क्या है, उसको आप कंपेयर क्या कर सकते हो, कांस्टेंट से, यही तो हमारा सी के जगह पे ही तो 10 है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और डेट मीन्स कांस्टेंट मतलब सी और डिवाइड बाय ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसका मतलब यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तीनों याद तो क्या रखना है आपको, मैंने पूरी कॉन्सेप्ट से समझाया कि कैसे रिलेशन होता है, कि सम ऑफ रूट क्या कहलाता है, -b अपॉन ए, एंड मल्टीपल ऑफ रूट्स या जीरोज बोलो, ठीक है, बात बराबर है। सो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उससे इसे कीजिए, ओके। सो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देंगे और आपको पोलिनोमियल पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, कि यहाँ से दिख रहा है आपको, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन कि यदि इफ सम ऑफ रूट्स इज -7/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3/4, आई थिंक फोकस खराब हो गया, यस अब ठीक है, -3/4।
सो आप यहाँ से आप ये क्या कह सकते हैं कि इससे पोलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो आप। ये आपको रूट दे दिया है और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए वो इक्वेशन क्या रहा होगा, वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या रहा होगा, बताइए। तो हम यहाँ से जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है आपको -7/4, समझ में, -7। और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे दिया है -3/4। और अल्फा प्लस बीटा अभी आपने पढ़ा था क्या होता है -b/a, और इसमें भी पढ़ा था आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, यही पढ़ा था आपने। तो क्या आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्या आप यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते कि a की जगह कितना है 4 है, और a की जगह यहाँ भी 4 है, b की जगह कितना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो मतलब b कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे v यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना है -3, और a कितना है 4 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद करो, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। सो आप यहाँ से क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे 4x² प्लस b कितना है 7x -3, क्या यही नहीं होगा, बताइए, होगा ना, बिल्कुल होगा। सो चलो, क्या मतलब ये करेक्ट है या नहीं, देखो ये करेक्ट है, ऐसा ये गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ये और अच्छे ढंग से इसको लिख कैसे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल पहले पूछता हूँ, मैंने ये पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मान लेते हैं ये मेरा एज है, मेरा एज मान लेते हैं, मेरा नाम रोहित है, तो मैं ये R मान लेते हैं, और ये आपका एज है तो A मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका एज मतलब ये मान लिया। अब मान लेते हैं हम, मेरा एज है 30 ईयर, ठीक है, और आपका एज है मान लिया जाए कितना, मान लेता हूं मैं 6 मान लेता हूं, ठीक है, 6 तो नहीं होगा बट आप मान लो 6 है, क्योंकि हमें रेशियो करना है, ठीक है। सो मैं आप पूछूं कि आज मेरा एज इतना 30 है और इसका इतना है, तो आपका, तो आप इसको बोले कि चलो इसको रेशियो फॉर्म में लिख दो। और रेशियो फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सबसे जो लोएस्ट फैक्टर होता है उसको रेशियो फॉर्म में लिखते हैं। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, कितने से, 5 से, तो ये जाएगा 6 से कट कर देंगे, तो ये 5 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5:1, ये हमारा R हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, ये हम हैं और ये आप हैं। कुछ लोग और इसको अच्छे से ऐसे लिखेंगे R/A करके 5/1 कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो डैट मीन्स हम ये अब यहाँ से क्या समझेंगे, और मान लीजिए कुछ सालों के बाद आपको कोई पूछा कि चले बताइए आपका एज कितना, आपको ये दिया गया है, आपको ये दिया गया है, तो आपको एज क्या होगा आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद, आपको पूछा गया कि बताइए इसका एज कितना रहा होगा। सो इस टाइप से क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। तो क्या आप इसको देखते हुए ऐसे बोल सकते हो कि चलो आपका रोहित का एज तो ये 5 है और जो आपका एज है वो 1 है, क्या ऐसे कर देना, डायरेक्ट कंपेयर कर देना, ये सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया रेशियो, डायरेक्ट रेशियो जब भी ब्रेक होता है तो एक वेरिएबल्स के साथ आता है। तो हमें इसे रादर देन कि हम ऐसे डायरेक्ट कंपेयर करें, इसको हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा सही होगा कि 5K हमारा एज होगा और A का जो आपका एज होगा वो होगा 1K। मतलब अब K इतना जहाँ भी इसको पुट करना है आपको उसमें पुट कर दो, क्योंकि देखो मेरा एज तो भाई 30 था ना और आपका 6 था, ये तो रेशियो बता रहा है ना, ये रेशियो, ये थोड़ी ना एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। हाँ, K का वैल्यू यदि आप 6 रखोगे तो देखो ये 6 5 30 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो को ब्रेक करने के लिए ये चीज़ आपको जरूरी है कि K आप K मानो। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया था, डायरेक्ट मान लिया था, हमने यहाँ पे डायरेक्ट मान लिया था। ऑब्वियस सी बात है कि ये K कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, इसलिए आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, वो यही यूज करना है कि K के साथ लिखना है। समझ में आया? तो हम आपको यहाँ पे कि जैसे ये था ना 7K, तो इसको आप 7K मानो, ये 4K मानो, समझ में आया? और ये 3K होगा, ये 4K, तो इसमें से फिर K कॉमन लोगे, तो K जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा, समझे, K इंटू। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हाउ टू राइट द पोलिनोमियल, तो इसका मतलब ये हुआ हाउ टू राइट पोलिनोमियल। यदि मैं पूछूं हाउ टू राइट पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो कैसे लिखेंगे? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि K कांस्टेंट, ठीक है, K कांस्टेंट, फिर उसके बाद क्या आ रहा है x², उसके बाद क्या आ रहा है x², समझ में, प्लस
उसके बाद प्लस नहीं सॉरी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या यही नहीं लिख सकता क्या? आप देखो यहाँ से कंपेयर करो कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। क्या मेरा यही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा? अब बता दो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों भैया? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा यदि आप यहाँ पुट करोगे तो आप क्या पुट करोगे? माइनस बी अपॉन ए यही पुट करोगे ना। मैं यहाँ यदि लिखूँ कि एक्स स्क्वायर ठीक है और माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप माइनस बी अपॉन ए लिखोगे तो मतलब ये प्लस बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए और एक्स यही आएगा और अल्फा इंटू बीटा मतलब जो रूट्स जो जीरोज के प्रोडक्ट हैं उनका वैल्यू क्या लिखोगे आप? प्लस का सी अपॉन ए यही लिखोगे। समझे? तो जब आप इसे नीचे एलसीएम लोगे तो ये क्या निकलेगा? आपको ए आएगा, नीचे एलसीएम ए आएगा और ए यहाँ पे देखो 1 है तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है। और जब आप इसको प्लस ये कितना हो जाएगा? ये तो बी एक्स ही होगा और ये प्लस क्या रहेगा? सी रहेगा। तो आपको क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है ना? समझ में आया? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का वो होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझे? तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको मैं क्यूबिक के लिए बता देते हैं कि क्यूबिक का क्या होता है? जीरोज का सम। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है? मैंने लिखाया था कल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा। तो इसका मतलब इसमें 3 डिग्री के हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसमें कितना सॉल्यूशन होगा? इसके कितने जीरोज होंगे? 3 होंगे। तो हम अल्फा बीटा एंड गामा मान लेते हैं। ठीक। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनका भी वैल्यू आता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए। ओके, सी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। तो देखो ज़्यादा याद रखना कोई टफ नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या था? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ भी क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ भी रूट्स का सम कितना है? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था? सी अपॉन ए। यहाँ भी प्रोडक्ट सी अपॉन ए है। और जब इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ तो क्या ये हम पेयर में करके प्रोडक्ट किए हैं। जब यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं तो ये माइनस डी अपॉन कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो आप ये क्यूबिक के लिए ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इसका यूज क्या है। बाकी तो क्वेश्चन हम फिर क्वेश्चन सेशन वाले जो हम लास्ट वीडियो लाते हैं उसमें हम करेंगे ही। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। बोला गया है कि आप इसका फाइंड द जीरोज कीजिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट कीजिए एंड वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट कि क्या ये सही है। तो हम इसका जीरोज निकाल सकते हैं। अरे निकाल दोगे या नहीं निकालोगे बताओ? हाँ, हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? तो अभी तो फैक्टराइज मेथड लगा दो। एक्स स्क्वायर माइनस का देखो ये हमारा कितना है? 8 है। तो 8 को इस तरह से तोड़ो कि 4 इंटू 2। ठीक है, ये 8 को लिख सकते हैं ना। और जब 4 और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 8। उसके बाद x यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, इनमें से 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन तो यहाँ से x माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा इनमें से और ये x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और जीरोज निकालना, इसका मतलब इसको इक्वल टू 0 पुट करो, क्योंकि जीरोज हमने समझाया है कि 0 तो वही होता है x की वही वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए, तो ये y है। तो इसका मतलब y का वैल्यू यहाँ 0 पुट करो। और 0 पुट करेंगे तो हमने बताया था कि ये दोनों को 0 होना पड़ेगा। 0 होने के लिए मतलब इसका मतलब x इक्वल टू यहाँ 4 है और x इक्वल टू माइनस 2 है। तो ये दोनों इसके क्या है? जीरोज है। मतलब आप इसको अल्फ़ा बीटा भी नाम दे सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम।
ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा है। अब आपको क्या पूछा है कि इसका जो रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट है वो भी वेरीफाई कीजिए। तो आप वेरीफाई कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको आ रहा है ये माइनस का 2 है और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपको 2 आएगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। अब आपको यहाँ से क्या आ रहा है, क्या देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन, हमने पढ़ाया ना अभी, यहाँ देखो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो आपको अब यहाँ पे देखो कंपेयर करना जरूर सीखना, क्योंकि यहाँ पे यदि पूछा जाए आपको कि बताइए बी कितना है, ए कितना है, सी कितना है, तो आप इस एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे हमेशा कंपेयर करना। अब देखो यहाँ तो यहाँ तो क्या आता है, बी आता है, यहाँ तो प्लस में बी आता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो इसका मतलब कि इसको हम ऐसे लिख लेना। ये बिल्कुल उनको बता रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब जिनको अभी जो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि जिनको बिल्कुल लो ग्रेड पे जाकर मैं बता रहा हूँ, इतना मैं समझाता ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि अभी आप 10th लेवल में हो, तो ये सब चीज़ आपको, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये क्लियर नहीं होगा, तो वो क्लियर कर लें यहाँ से। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस लिख लो, तो क्या मैं इसको -2 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, -2 इंटू एक्स। ठीक, और यहाँ भी प्लस आता है तो यहाँ प्लस दे दो और इसको -8 लिखो। तो मतलब आपका कंपेयर क्या हो गया कि ये तो प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस था, तो बी की जगह आपका क्या मिला, -2। ठीक है, सी की जगह क्या मिलेगा, -8। ठीक है, और ए की जगह तो 1 है ही। तो ये आपको कंपेयर करने आना चाहिए। तो यदि आपसे आप पूछे कि बताओ कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन माइनस कितना है, बी कितना है यहाँ पे, -2। ठीक है, -2 अपॉन ए कितना है 1, ए कितना है 1, तो ये कितना वैल्यू आ गया, -2, लेकिन बट अपना अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, 2 आया था। तो दिक्कत कहाँ आया अपने को, गलत कहाँ हुआ। ओके, सो हमने यहाँ पे मिस्टेक किया ना, क्योंकि फॉर्मूले में कितना होता है, -b, तो -b होता है फॉर्मूले में, तो अपन को माइनस और -b, यहाँ पे 2 तो माइनस ऑलरेडी में है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना +2 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इधर फॉर्मूले से भी 2 आ रहा है और इधर से भी 2 आ रहा है। मल्टीपल का क्या करें, मल्टीपल का यहाँ से मल्टीपल करो, कितना आ रहा है, 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 इंटू -8 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, यहाँ भी -8 है, तो आप वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना कॉन्सेप्ट, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। अभी तक हमने डिवीजन पढ़ा था किसके, नंबर के, कि भाई 15 को इतने से डिवाइड कर दो, तो वहाँ भी हमने डिवाइड करना सीखा। ठीक है, बाय द इक्वल डिवीजन लेमा। ओके, और अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं, एल्गोरिदम, पॉलिनोमियल का जो एल्गोरिदम है उसको हम सीखते हैं। सो सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं कि देखो x प्लस ए अपॉन एक्स, इसी टाइप के इक्वेशंस को हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, इसी टाइप से आएगा यहाँ पे। सो आपको एक चीज़ मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फैक्टर नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आप फैक्टर को जरूर समझें, क्योंकि इसमें आपको डिवीजन में, मल्टीपल में, सब में काम आने वाला है। आप बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, मैं बोलूँगा a² रिमाइंडर हमेशा आएगा। ये जब डिवाइड होगा ना, इसको जब x से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो a² हमेशा आएगा। मैं बोलूँ कि यदि x प्लस ए का क्यूब को आप डिवाइड करोगे, x प्लस ए का क्यूब को डिवाइड करोगे x से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और दो पॉलिनोमियल का ही तो डिवाइड हम देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा a³ आएगा, वो एक ही। और हम ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं सर, आप बताइए, इसका रीजन बताएं। तो हम रीजन ये देंगे कि देखो जब हम इसको x² को ब्रेक करेंगे, x प्लस ए को, तो होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, x² इंटू प्लस a² प्लस b², तो 2ax होगा और प्लस का a²।
जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो आप खुद बताओ कि हम जानते हैं कि जब इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं ना इसको, कोई प्रॉब्लम है क्या ब्रेक करके, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इस तरह से, और प्लस का 2ax अपॉन एक्स और प्लस का a स्क्वायर अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां x का मल्टीपल है उसको तो ये x डिवाइड कर देगा, उसको तो x डिवाइड कर देगा ना। जैसे मैं बोलूं कि यदि 21 इंटू 2 है, ठीक है, वैसे 21 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन यदि इसका फैक्टर इसमें मल्टीपल में 2 है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा, यदि 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही चीज हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि यदि कोई कोई नंबर x से आप डिवाइड करोगे और वो किसी नंबर में मल्टीपल में x है तो वो बेसिक बात है, वो तो कंप्लीट डिवाइड करेगा ही, उस इससे तो जीरो आएगा, इससे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर जीरो आएगा। तो बस बात तो यही आ गया ना, इसी पे तो आ गया कि भाई ये कांस्टेंट को जी डिवाइड करेंगे तो जो ये आएगा तो वही ए स्क्वायर क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसी तरह से जब इसको आप ब्रेक करोगे ए प्लस बी का होल क्यू से तो क्या लिखोगे, एक्स क्यू प्लस ए क्यू और इंटू 3ab और ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला 3ax और एक्स प्लस ए, ठीक, और डिवाइड बाई एक्स। अब आप खुद बताओ, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इसमें तो मल्टीपल में x है, मल्टीपल में x है तो ये इसका मतलब ये कंप्लीट इसको डिवाइड कर देगा, इसको तो करेगा ही डिवाइड, और इसको बच जाएगा तो ये ए क्यू बच जाएगा। तो इसी प्रकार के कुछ हम चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं, यही प्रकार के चीज़ हम कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हाउ टू डिवाइड एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। ओके, सो हम देखो सिंपल एक स्टार्ट करते हैं सिंपल टर्म्स से। तो मैं आपको यहाँ से एक टर्म्स लूँ यहाँ पे कि मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यदि मैं इसके बीच मिडिल टर्म्स को टर्मिनेट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जब मैं इसको टर्मिनेट करूंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा, ये नहीं माइनस होगा तो फिर तो ये ब्रेक होगा ही नहीं, ये माइनस है यहाँ पे, तो x माइनस 3, तो इसको जब यहाँ से x माइनस 3 इन दोनों में से कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 और x प्लस 1। तो आपने क्या देखा कि कोई एक्सप्रेशन है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके दो फैक्टर निकलते हैं। अरे ये दोनों फैक्टर ही तो निकला ना इसका, ये दोनों फैक्टर ही तो निकला इसका, x माइनस 3 और x प्लस 1, यही दोनों तो इसके फैक्टर हैं, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और फैक्टराइज किया तो हमने देखा दो हमें फैक्टर मिले, और ये वो दोनों फैक्टर है कि या तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको या तो x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा इसको, या x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ठीक, या दोनों से करोगे तो भी डिवाइड कर देगा। दोनों से तो करोगे तो बाप होना ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका मल्टीपल करोगे तो यही तो आने वाला है, समझे। तो आप यहाँ से समझो कि जो हम क्वाड्रेटिक का करते हैं, जब मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इनके दो तो सॉल्यूशन होते हैं, दो रूट भी होते हैं, हमने पढ़ा भी है, दो रूट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सेकंड में माइक सही कर लूँ, ओके, उसके साथ साथ क्या होता है, इनके दो फैक्टर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और मैं इसका प्रोसीजर ऐसे बताऊं उससे अच्छा है कि मैं एक क्वेश्चन लेकर उसे डिस्कस कर दूं, उससे प्रोसीजर पता चलेगा, और ये प्रोसीजर बिल्कुल बेस्ट प्रोसीजर होगा, सबसे अच्छा तरीका होगा, आसान तरीका होगा इसको सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, x अपॉन टू को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना पॉलिनोमियल का डिवीजन, तो आपको सबसे पहले अटैक करना है वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स कौन है, और इसमें सबसे पहले टर्म्स जैसे हम उसमें लगाते हैं, डिवाइड करते हैं डिवाइड वाले में, नंबर वाले में, कि सबसे पहला जो डिजिट होता है उसको देखते हैं, वैसे यहाँ पे पहला टर्म्स को देखना है, यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म्स है उसको देखना है, और इसमें पहला टर्म्स को देखना है, और ये इन दोनों का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। वैसे तो आपको आदत हो जाएगा जब बार बार करोगे, तो मैं अभी शुरुआत में बता दे रहा हूँ कि 2x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो साइन के साथ, यदि यहाँ माइनस होता तो फिर माइनस लगाता, ठीक है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ देता, यहाँ भी माइनस देता, साइन भी लगाना है, ये ध्यान रखना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक x बचेगा और ये 2x आएगा,
ये 2x देगा। तो जो 2x आता है उसी को हम क्या करते हैं, कोसेंट में हम लिख देते हैं, कोसेंट में लिख देते हैं। और उसी कोसेंट को इसको कोसेंट और इसको डिवाइजर मानते हुए इसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं इन दोनों का। तो जब इनका मल्टीपल करो तो इसके साथ मल्टीपल होकर क्या देगा, ये 2x स्क्वायर देगा, समझे। और इसके साथ जब देगा तो ये क्या देगा, 4x देगा, ठीक है। अब देखो, अब जो सिंपल प्रोसीजर हमने अभी तक देखते आया है कि जब भी आपको मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे जब भी आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए मिलता है तो इसमें सबसे पहले क्या करते हो, आप नीचे वालों का चेंज करते हो, नीचे वाले को आप साइन चेंज करते हो। तो ये माइनस, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। और ये कितना देगा आपको, -4x और प्लस का 3x, माइनस का x, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है। और ये प्रोसीजर तब तक लेके जाना है जब तक या तो रिमाइंडर ना 0 हो जाए, या तो आपका डिग्री क्या हो जाए, आपका या तो डिग्री जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर, ये इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। ये डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, डिवाइजर का डिग्री तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि डिवाइजर का डिग्री रिमाइंडर से ज़्यादा हो। जैसे ही रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से कम हो जाएगा फिर हम फर्दर इसको नहीं लगाएंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि डिवाइजर का डिग्री 1 है और अभी भी यहाँ पे 1 है, इसका मतलब अभी भी ये जाएगा, अभी भी इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, समझे। सो x+1, अब बताओ, अब यहाँ पे आपको किसको अटैक करोगे, अब आपको इसके पहले वाले को अटैक करोगे, इसका फर्स्ट टर्म यही है ना। अब इधर वाले को भूल जाओ, इधर क्या था, इससे नहीं लेना है, हम जो यहाँ आता है उससे ध्यान रखना है। तो इसको लेंगे, यहाँ क्या है, -x है, तो -x को आप इसके फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x, तो x से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। तो हम -1 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब -1 फिर अब इसको माइनस के साथ मल्टीपल करोगे, अब माइनस के साथ मल्टीपल करो तो -1 और -x कितना हो जाएगा, -x, और ये कितना हो जाएगा, -2। इसको जब ये चेंज हो जाएगा साइन और ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3। अब देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया आपको। अब इसकी डिग्री कितने होगी, 0 है इसकी डिग्री क्या है, 0 है ना, मैं इसे लिख सकता हूँ। तो अब इसका मतलब इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0, इसका मतलब अब यहाँ पे नहीं होगा। तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें पुट करके देखोगे तो आपको यही वापस मिलने वाला है। ये चीज़ ये आपको हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में बताया था, समझ में आया। ओके, सो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल, मतलब ये दो पॉलिनोमियल है ना, तो px एंड gx, px आप इसको मान लो, ठीक है, और gx ये हो गया। px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल, ठीक है, विद gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx जहाँ पे 0 नहीं होना, 0 हो जाएगा फिर तो मतलब ही नहीं डिवाइड का, ये ध्यान रखना। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx, qx एंड rx, दो पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया, ये एंड ये, ठीक है। सच दैट इस प्रकार हमने फाइंड किया कि px इक्वल टू, मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा, कोसेंट का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको qx दे दिया, इंटू qx प्लस, और ये जो रिमाइंडर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये rx हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। वैसे तो ये आपको याद ही होगा, बट ये बस एक फंक्शन के रूप में आपको याद रहा। वैसे तो आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ALGORITHM, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन कराते हैं ताकि और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिले, ठीक है। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 3x स्क्वायर यहाँ से दिख रहा है आपको, 3x
माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5, ठीक है। और इसको डिवाइड करना, ये आपको वहाँ हो गया पी एक्स दे रखा है, ठीक है। और आपको जी एक्स दे रखा है, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो सबसे पहले हमें डिवीजन एल्गोरिदम से इसे करना है, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिदम में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पी एक्स है या जी एक्स है, इनको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में हमको क्या करना है, इनके पावर को लगाना है। तो देखो पावर पहले घटते हुए क्रम में लिखूंगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब पहले आएगा क्योंकि पावर इसका ज़्यादा है, फिर आएगा किसका 3x स्क्वायर का, ठीक है। और माइनस का फिर कौन आएगा 1 पावर वाला, और ये फिर लास्ट में ये। इस तरह से जी एक्स को लिख लो, जी एक्स कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स है ये, और माइनस का 1, ये हो गया। अब आप इसमें से डिवाइड लगा दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1, और डिवाइड करना है माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, इससे डिवाइड करना है आपको। तो आप डिवाइड कर सकते हो। चलो मैं इस पर एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आप इस पर और जितने भी क्वेश्चन होंगे करते रहना। आप एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा अभी, फिर बाकी जो सेशन जो हमने क्वेश्चन वाला सेशन रखते हैं लास्ट में, उसमें कराएंगे। सो अब आपको हमने क्या नियम दिया है, यही नियम दिया है कि पकड़ के रखो। किसको पकड़ के रखना है, सबसे फर्स्ट टर्म को यहाँ पकड़ना है, सबसे फर्स्ट टर्म को यहाँ पकड़ना है। समझ में आया। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये भैया एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब, ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। पहले बराबर करो, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप शुरू में दो सीखने के लिए करना, फिर आपको मन में भी कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बार बार लिखें, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में बार बार पीछे कॉपी करोगे, फिर उसमें ऐसे इस क्या मतलब निकलेगा। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये दो एक्स ऊपर 3x, तो ये 2x कट के फिर x रिजल्ट देगा। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा यहाँ क्या लेगा, x आएगा। और जब x करेंगे फिर x का मल्टीपल कर दो इनके साथ, x को कंप्लीट में मल्टीपल कर दो, पूरे जो डिवाइजर है इसमें मल्टीपल करो। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा ना। जब माइनस एक्स स्क्वायर को हम x से मल्टीपल करेंगे, तो प्लस मैंने बोल दिया था, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स और इंटू प्लस का एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स। अब आप इसको कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसल आउट, समझे, ये कैंसल आउट हो गया। अब इसके बाद देखो 3x स्क्वायर और माइनस का तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस का ये प्लस x और माइनस का 3, तो माइनस का 2x प्लस का 5। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म दिख रहा है x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 देगा हमें। अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 2। अब माइनस का 2 जब लिखेंगे तो ये देखो अब तो बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि जब इसको माइनस को 2 के साथ करोगे तो ये आपको माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको लिखते हैं हम जल्दी से, माइनस का 2x माइनस का माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, आपको क्या मिल रहा है 3। समझ में आया। सो आपको यदि एग्जामिनेशन में ये भी याद है कि वेरीफाई करो इस फंक्शंस को, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस को वेरीफाई करो, तो आप क्या कर दोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस आर कर दोगे, ठीक। और जब करोगे तो देखना आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। आप इसे करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपको बोला है कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस का 6x माइनस का 2। इफ इस बार आपको डायरेक्ट फैक्टर नहीं दिया है, इफ you know that of its two zeros are root under 2 and root under -2,
-2 तो सॉरी 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 सॉरी, ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, माइनस का √2। ठीक है, ये आपको 2 रूट गिवन है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि देखो इस पे पावर कितना है, इसकी डिग्री कितना है, इस एक्सप्रेशंस का, ये पॉलिनोमियल का आपको डिग्री कितना दिख रहा है, 4 डिग्री 4 का मतलब इसकी सॉल्यूशन कितना है, इसके रूट कितने होंगे 4, इसके रूट कितने होंगे 4। तो उसमें से 2 जो रूट है ना, इनके 2 जीरोज आपको दे रखा है और आपको पूछा है कि बाकी के 2 जीरोज और बताओ। ठीक है, फाइंड द ऑल जीरोज। तो आप क्या करोगे बताओ। अभी हमने बताया था कि जो जीरोज होते हैं ना, जो जीरोज होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, वो इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं ना। जैसे मैं अभी हमने बताया था ना कि जैसे मैं बोलूँ कि x² माइनस का 2x और माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है, सो देखो यहाँ पे +1 लो, क्योंकि -1 में फिर फैक्टर इसे फैक्टराइज होगा नहीं। ठीक है, तो +1 में हो जाएगा। देखो x² इसको हम लिख सकते हैं -x और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, x कॉमन, तो x माइनस यहाँ 1 आएगा, और इसमें से 1 कॉमन ले लोगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x -1, और फिर x -1 तो मतलब x माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा और x -1 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 फैक्टर दिखा यहाँ पे, 2 इसके फैक्टर दिखे, तो आप 2, और इसका मतलब इसके क्या है, x इक्वल टू दोनों में से क्या आएगा 1 आएगा, तो मतलब इसके 2 जो जीरोज हैं वो 1 है। तो यदि आपको जीरोज दे रखा है तो आप इसके फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बता दो। यदि जीरोज दे रखा है तो फैक्टर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी तो फैक्टर दे रखा है, आपको यहाँ भी फैक्टर दे रखा है कि एक √2 है और एक -√2 है। तो आप इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर, यदि ये इसके जीरोज हैं, इसका मतलब इसका फैक्टर, इसके जो फैक्टर लिखाएगा वो आएगा, माइनस वाला का तो ये जो प्लस वाला है ये तो ऐसे लिखाएगा माइनस का √2, ये एक इसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी इसका जब इसको फैक्टराइज करेंगे, मान लीजिए इसका फैक्टराइज करेंगे तो उसमें से ये एक फैक्टर निकल के आएगा। और जब इसका जीरो हम निकालते हैं, हमने बताया था कि जब जीरो निकालते हैं तो उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने मतलब ये इंडिविजुअल जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू देखो 2 देगा ना, जब एक्स की वैल्यू √2 देगा। तो डेट मीन्स हमें √2 यदि आपको जीरोज दे रखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका फैक्टर होगा, ये तरीका है। और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, दूसरा फैक्टर होगा हमारा क्या, ये इनटू का x प्लस का √2। अब प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस में ऑलरेडी है, तभी तो इसको 0 पुट करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तभी तो ये फिर x इक्वल टू माइनस का √2 देगा ना, तो इसलिए प्लस लिया। सो अब इन दोनों का मल्टीपल कर दो, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आएगा आपको देखना x² और माइनस का √2 का स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, x² माइनस का 2। अब x² माइनस का 2 से इसको डिवाइड करोगे, जब इसको x² माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे ना, तब आपको जो जीरो, क्योंकि अब देखो x² माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो कंप्लीट डिवाइड होने वाला है, ये तो पक्की बात है। क्यों पक्की बात है भाई, क्योंकि इनके रूट से ही तो हमने फैक्टर लिखा है, और ये दोनों फैक्टर का मल्टीपल क्या है, इसलिए मैंने अभी पहले समझाया था। ठीक है, अब इन दोनों, ये दोनों के फैक्टर है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का मल्टीपल इसको जरूर से जरूर डिवाइड ही कर देगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। समझ में आया। सो अब देखो, अब मैं लिखता हूं आपको ये, इसको सॉल्यूशन करता हूं आगे, जल्दी सॉल्यूशन करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। सो देखो x² हमारा क्या बन गया था, gx बन गया था हमारा x² माइनस का 2 बन गया था, और px हमको क्या दे रखा था, px दे रखा था 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2, ये था। चलो इधर लिख दिया मैंने, ये था हमारा दिया हुआ। सो अब यहाँ पे हम इधर लिखते हैं x² माइनस का 2, x² माइनस का 2, 2x⁴ माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2, दिख रहा है। चलो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो देखो ये हमारा गिवन था। अब यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ x⁴ है, तो वही सेम रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे, 2x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देगा, 2x² देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे यहाँ लिखना था, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर 2x²
लिख दिया। अब इस 2x² को इससे मल्टीपल करो दोनों को, तो आपको क्या देगा 2x⁴ देगा, और माइनस का क्या देगा, माइनस का 2 मतलब 4x² देगा। अब देखो 4x² देगा तो हमें तो q तो मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को x² के सामने लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे हम नल कर देंगे 0, ठीक है, यहाँ पे हम 0 कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन तो चाहे या तो ब्लैंक छोड़ दो या तो 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लिखने x² के, क्योंकि ये पावर x ही देगा हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x²। अब इसमें साइन चेंज करो, माइनस यहाँ तो रहने दो, कुछ भी प्लस कर दो, ठीक है, या यहाँ पे ये माइनस था प्लस हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कर दो माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 3x³ आ जाएगा एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4x² माइनस का 3x² कितना होगा प्लस का x²। अब हम यहाँ से इसको यहाँ से डाल दें, यहाँ पे प्लस का 6x माइनस का 2 लिखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस का 3q है, यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे माइनस का 3x³ डिवाइड बाई x² कर देना है। तो यहाँ पे नीचे 2x है, यहाँ पे 2x है ना नीचे, यहाँ पे 3x है, क्योंकि x इंटू एक्स और x इंटू एक्स नीचे 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा माइनस का 3x। अब माइनस का 3x से इनको मल्टीपल करो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3x³ आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6x। तो देखो अब यहाँ पे 6x, यहाँ पे x² आ नहीं रहा है, तो यहाँ तो 0 कर दो, और प्लस का 6x यहाँ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ये प्लस ये माइनस, ओके। तो अब आप इसको ये कैंसल आउट, ठीक। अब ये देखो ये तो x² तो एज इट इज आ जाएगा, x² एज इट इज, और ये भी कैंसल आउट, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 मतलब x² और माइनस का 2 आपको बच गया। अब आप देखो x² - 2 और x² - 2, तो मतलब एक बार में जाएगा, तो +1 बार में लगा दो और इनका मल्टीपल करें तो ये आएगा एज इट इज x² माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसल 0 आ गया ना 0 आंसर। अरे आ गया नहीं आ गया बोलो। सो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा है कि बाकी के 2 जीरोज बताओ। 2 तो हमें दिया हुआ था, एक तो दिया हुआ था √2 और एक माइनस का √2 दे रखा था। अब बाकी 2 कहाँ से आएगा, तो बाकी 2 यहाँ से फाइंड आउट होगा, क्योंकि यही तो हमारा क्या है कोशेंट आया ना, यही तो हमारा कोशेंट है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा आपको, और उन 2 वैल्यू वही 2 वैल्यू फिर क्या आएगा, इसके जो और 2 जीरो होंगे तो आपको 4 जीरो जिसके मिल जाएंगे, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अब 2x² इसको ब्रेक करेंगे तो 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आएगा तो यहाँ x आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से जब आप -1 कॉमन लोगे तो ये x माइनस का 1, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 ये आएगा। अब इसको जीरो निकालना है आपको, तो क्या हमने क्या बताया था, इसको 0 पुट करो। ये 0 का मतलब इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअल क्या है 0 0 है, ठीक। और ये 0 होने का मतलब ये क्या है, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ½ ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल था हमारा, ये जो पॉलिनोमियल था हमारा 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर ये इसका जो 4 जीरोज कौन कौन हो गए, एक तो √2 और एक -√2 और एक ½ और एक 1, ये 4 इसके ऐसे वैल्यू हैं जिसको कि इसमें पुट करने पे y 0 हो जाएगा। समझ में आया। सो इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल एल्गोरिथम। ओके, पॉलिनोमियल का डिवीजन हमने सीखा। बाकी और जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो किसी कारणवश अभी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रखा है, उनको आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, किसी कारण के बस आप वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो उन तक पहुंचाएं। और ये एक स्टूडेंट, देखो शिक्षा का क्या है, एक शिक्षक हम सिखा रहे हैं, इसके बदले में हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं ना, ये तो आपके लिए फ्री है। हम आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं,
हम इस स्थिति को समझ सकते हैं कि अभी इस देश में क्या गुजर रहा है, अभी लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो हम तो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको हम ज्ञान देना चाह रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। और आपके अगल बगल में कोई घर परिवार में या छोटा बच्चा है, आप उन्हें पढ़ाएं, आप अपने छोटे छोटे भाइयों को पढ़ाएं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस लॉकडाउन को आप एक अवसर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तनाव मुक्त कर सकते हैं अपने आप को। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए और देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। हम आपसे अब विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।